नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड इतिहास का आज ये तीसरा लेक्चर है और आज हम चर्चा करेंगे कार्तिकेयपुर और कत्यूरी राजवंश के बारे में। साथ साथ हम चर्चा करेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो विस्तार पूर्वक आज हम चर्चा करने वाले हैं कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में। और यदि आपको इस लेक्चर के नोट्स या उत्तराखंड हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स आप लेना चाहते हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज नोट्स साथ में टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी मिलेंगे नए पैटर्न के अनुसार, तो हमारी उत्तराखंड हिस्ट्री की ई बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप गूगल पे सर्च करें jardhariclasses.in। यदि आप यूगट के फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस बैच में आपको मिलेगा उत्तराखंड एवं हिंदी का संपूर्ण कोर्स, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, डिटेल्स, टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेंगे बाइलिंगुअल, और इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यदि आप इस फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जरधारी क्लासेस ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, या जरधारी क्लासेस ऐप का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो जरधारी क्लासेस ऐप के माध्यम से आप इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजवंश, जिसको कत्यूरी राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना उत्तराखंड में 700 ईस्वी के आसपास हुई। कार्तिकेयपुर राजवंश से पहले उत्तराखंड में कुड़िंद जाति शासन करती थी। कुड़िंद जाति के बाद शक, कुषाण और उसके बाद कई अन्य छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियों ने उत्तराखंड में शासन किया, जिसमें योद्धे आते हैं, नागवंश, मोखरी राजवंश। तो इन सभी छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियों ने भी उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में शासन किया, जिनके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। उसके बाद 700 ईस्वी के आसपास होती है कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना उत्तराखंड में, और कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इसको प्रथम ऐतिहासिक राजवंश इसलिए माना जाता है कि इतिहास में सर्वाधिक जो साक्ष्य मिलते हैं उत्तराखंड में, वो कार्तिकेयपुर राजवंश के ही मिलते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश के विभिन्न ताम्रलेख, विभिन्न अभिलेख और साथ में मंदिर, जो कि कार्तिकेयपुर राजवंश के वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है उत्तराखंड में। तो इसलिए इसको उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश भी कहा जाता है। तो प्रश्न बनता है कई बार कि उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे कहा जाता है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश। अब कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश एक ही है या अलग अलग है, तो इसको मैं आगे अभी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक है बसंत देव, और इनकी जो प्रथम राजधानी थी वो थी जोशीमठ, जो कि चमोली में है। उसके बाद कार्तिकेयपुर राजवंश के किसी शासक ने कालांतर में अपने राजधानी को स्थानांतरित किया जोशीमठ से बैजनाथ, जो कि वर्तमान बागेश्वर है, और यहाँ के पास बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर, जिसको कत्यूरी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर किसी कार्तिकेयपुर शासक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। और इतिहासकार मानते हैं कि जो ये कत्यूरी घाटी में फिर कार्तिकेयपुर राजवंश की जो ये शाखा थी, इसी को कालांतर में क्या कहा गया, कत्यूरी राजवंश कहा गया। तो अधिकांश इतिहासकार कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश को एक ही मानते हैं। ये जो इनके नाम अलग अलग हैं, ये स्थान के कारण यहाँ पे, क्योंकि कत्यूरी घाट में इन्होंने अपनी राजधानी बाद में स्थानांतरित की, और कालांतर में इसी कत्यूरी घाटी के ये कार्तिकेयपुर शाखा को ही कत्यूरी राजवंश कहा गया। और वैसे भी जैसे आगे अगर हम कालांतर में देखेंगे तो इसमें कार्तिकेयपुर राजवंश विभिन्न शाखाओं में बंट जाता है, जिनको अभी हम आगे चर्चा करेंगे। कार्तिकेयपुर राजवंश के जो स्रोत है दोस्तों, वो है कंडारा ताम्रपत्र हो गया, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, बागेश्वर एवं बैजनाथ आदि स्थानों से इनके विभिन्न ताम्रलेख मिलते हैं, जिससे हमें कार्तिकेयपुर राजवंश के उत्तराखंड में शासन के बारे में जानकारी मिलती है। जो ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है दोस्तों, इसमें कार्तिकेयपुर राजवंश के दो शासकों का उल्लेख मिलता है। एक है ललित सूरदेव और एक है सुभिक्ष राजदेव। तो ललित सूरदेव और सुभिक्ष राजदेव ये दोनों कार्तिकेयपुर राजवंश के शासक थे, और इनका उल्लेख मिलता है पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में। जबकि जो बागेश्वर शिलालेख है, यहाँ पे कार्तिकेयपुर शासक त्रिभुवन राजदेव का उल्लेख मिलता है। त्रिभुवन राजदेव का उल्लेख कहां से मिलता है, बागेश्वर शिलालेख से।
कार्तिकेयपुर राजवंश के जो देवता थे वो थे कार्तिकेय, और इसलिए इस वंश को कार्तिकेयपुर भी कहा जाता है। कार्तिकेय देवता थे इनके, और इस राजवंश को इसलिए भी कार्तिकेयपुर राजवंश कहा जाता है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। और वास्तुकला तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में दोस्तों ये उत्तराखंड का स्वर्णकाल माना जाता है। इनके बनाए गए जो मंदिर हैं ये वास्तुकला के एक उत्कृष्ट उदाहरण है दोस्तों, जो कि उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में देखने को मिलते हैं। तो इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकपुर के राजा कहाँ के थे? मूलतः अयोध्या के थे, जबकि जो इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे हैं उनके अनुसार कार्तिकेयपुर राजा सूर्यवंशी थे। तो कार्तिकेयपुर शासकों को सूर्यवंशी किसने कहा? सूर्यवंशी ये कहा बद्रीदत्त पांडे जी ने। और कार्तिकेयपुर राजवंश ये कहाँ के हैं? अयोध्या के थे, मूल रूप से अयोध्या के थे, ऐसा किसने कहा? लक्ष्मीदत्त जोशी। लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार जो ये कार्तिकेयपुर राजवंश के शासक थे मूल रूप से अयोध्या के थे, जबकि बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश के शासक सूर्यवंशी थे और इनके कुल देवता थे कार्तिकेय। अब हम दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश के परिवार के बारे में जान लेते हैं, जो इनकी शाखाएं थी, जो इनका राजवंश था, कौन कौन से इनके राजवंश में शासक हुए हैं। तो कार्तिकेयपुर राजवंश का जो प्रथम परिवार माना जाता है वो बसंत देव का राजवंश माना जाता है, क्योंकि बसंत देव ही कार्तिकेयपुर राजवंश का क्या था? संस्थापक था। कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव था, और इसको ही, इसके परिवार को ही कार्तिकेयपुर का प्रथम परिवार माना जाता है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक था बसंत देव, और इसका जो स्रोत है इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है बागेश्वर त्रिभुवन राज शिलालेख से। इसको उपाधि दी गई है इसके लेखों में परम भट्टारक महाराजधिराज परमेश्वर, यानी एक महान शासक रहा होगा कार्तिकेयपुर राजवंश का, इसलिए इसको परम भट्टारक महाराजधिराज परमेश्वर की उपाधि दी गई है, और ये कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार का शासक था। बसंत देव के बारे में एक और अन्य विवरण मिलता है कि इसने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान किया था। स्वर्णेश्वर ग्राम, किसी मंदिर को दान देने का उल्लेख मिलता है बसंत देव के बारे में, और बागेश्वर में किसी मंदिर को इसने स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान किया था। दूसरा जो वंश आता है वो है खरपड़ देव का वंश। खरपड़ देव वंश का संस्थापक था खरपड़ देव, और इसके पुत्र का नाम था कल्याण राज। खरपड़ देव वंश का जो हमें विवरण मिलता है, इतिहास का विवरण, वो बागेश्वर लेख में ही मिलता है। खरपड़ देव वंश का जो अंतिम शासक था वो था त्रिभुवन राज, और स्रोत हमें मिलता है बागेश्वर त्रिभुवन राज शिलालेख से, जो कि त्रिभुवन राज का शिलालेख है। उसके बाद यहाँ पे जो अन्य वंश आता है कार्तिकेयपुर राजवंश का वो है निम्बर वंश। निम्बर वंश का संस्थापक कौन था? निम्बर देव था, और निम्बर वंश का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है पांडुकेश्वर जोशीमठ के ताम्रपत्र में। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो कि जोशीमठ में स्थित है, यहाँ पर निम्बर वंश के शासकों का सर्वाधिक उल्लेख देखने को मिलता है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की भाषा क्या है दोस्तों? संस्कृत है। अब इस पांडुकेश्वर ताम्रपत्र के बारे में जो निम्बर वंश के शासकों का उल्लेख मिलता है उसमें है, सबसे पहला शासक है निम्बर, जो कि जिसने कार्तिकेयपुर राजवंश में निम्बर वंश की स्थापना की। निम्बर, ये निम्बर वंश का संस्थापक था, और इसे शत्रुहंता भी कहा गया। शत्रुहंता किस निम्बर शासक को कहा गया है? तो निम्बर, जो कि निम्बर वंश का संस्थापक था, इसको शत्रुहंता कहा गया है, यानी शत्रुओं का अंत करने वाला। उसके बाद दूसरा शासक हुआ इष्टगण। इसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधा। तो समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का श्रेय किसको जाता है? किस कत्यूरी शासक को जाता है? तो इष्टगण को, जो कि निम्बर वंश का शासक था। और कार्तिकेयपुर राज्य के सीमाओं को इसने वर्तमान गढ़वाल और कुमाऊं तक विस्तारित किया था। उसके बाद एक अन्य शासक हुए ललित सूरदेव। ये एक महान निर्माता था दोस्तों, और इन सभी राजाओं में जो सर्वाधिक ताम्रपत्र मिलते हैं वो किसके मिलते हैं? ललित सूरदेव के। तो इसके सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। इससे यह साबित होता है कि ये एक महान शासक रहा होगा निम्बर वंश का।
पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इसे कलिकलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार की संज्ञा भी दी गई है। तो किस शासक को वराह अवतार की संज्ञा दी गई है? वराह अवतार यानी कलिकलंक पंख में मग्न धरती, यानी एक उद्धारक था जिसको वराह अवतार की भी संज्ञा दी गई है। तो ललित सूर्य को ही वराह अवतार की संज्ञा दी गई है। उसके बाद शासक हुआ भूदेव। ये ललित सूर्यदेव का पुत्र था भूदेव, और ये निम्बर वंश का अंतिम शासक था। जो कार्तिकेयपुर राजवंश की शाखा है, निम्बर वंश की शाखा, इसका अंतिम शासक था भूदेव। इसने बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया था। तो इसका जो निर्माण कार्य है वो है बैजनाथ मंदिर निर्माण। बैजनाथ मंदिर का इसने निर्माण किया था। और बैजनाथ मंदिर ये कहाँ है? बागेश्वर के गरुड़ तहसील में स्थित है। और ये मंदिर बनाया गया था लगभग 1150 ईस्वी के आसपास। तो बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया है कार्तिकेयपुर शासकों ने, यानी कत्यूरी शासकों ने। और किस शासक ने इसके निर्माण में योगदान किया था? भूदेव ने। भूदेव ने बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया था। तो ये निम्बर वंश के कुछ प्रमुख शासक थे। निम्बर जो कि शत्रुहंता जिसको कहा जाता, निम्बर वंश का संस्थापक। इष्टगण जिसको समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का इसको श्रेय जाता है। ललित सूर्यदेव जो कि निम्बर वंश का एक महान शासक, महान निर्माता हुआ, जिसके सर्वाधिक ताम्रपत्र मिलते हैं, और इसको वराह अवतार की संज्ञा भी दी गई है। और भूदेव जो कि निम्बर वंश का अंतिम शासक था, और इसने बैजनाथ मंदिर के निर्माण में योगदान किया था। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जरधारी क्लास के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए जरधारी क्लासेस का ऐप। इस एप्लीकेशन में आपको डिटेल कोर्स, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट और साथ ही पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है। तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए जरधारी क्लासेस का ऐप। उसके बाद कार्तिकेयपुर राजवंश का एक वंश और आता है सलोड़ आदित्य वंश। तो जो ये सलोड़ आदित्य वंश है दोस्तों, इसकी स्थापना की है इच्छर देव ने। इच्छर देव का सलोड़ आदित्य वंश। इच्छर देव के बाद में यहाँ पे राजा बनते हैं देशथ देव और पद्मदेव और सुभिक्ष राजदेव। सलोड़ आदित्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है तालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों से। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि जो इच्छर देव था, इसके पिता का नाम था सलोड़ आदित्य, और सलोड़ आदित्य के पुत्र इच्छर देव ने अपने पिता के नाम से अपने वंश की स्थापना की, सलोड़ आदित्य वंश, जिसकी स्थापना किसने की? इच्छर देव ने। उसके बाद सुभिक्ष राजदेव जो शासक था सलोड़ आदित्य वंश का, तो सुभिक्ष राजदेव के बाद उसके किसी वंशज ने राजधानी को कुमाऊं की गोमती घाटी यानी कत्यूर घाटी में स्थानांतरित की, जिसको बैजनाथ शिलालेख में वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर भी कहा गया है। तो सुभिक्ष राजदेव के बाद अब राजधानी कहाँ स्थानांतरित हो गई है? गोमती घाटी में, गोमती घाटी, और इसको कत्यूर घाटी भी कहा गया है, कत्यूर घाटी। और इसको वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर भी कहा गया है कई जगह। तो अब यहाँ पे कत्यूर घाटी में राजधानी स्थानांतरित होने के बाद अब जो ये कार्तिकेयपुर राजवंश की अन्य शाखाएं, जो कि अनेक शाखाओं में बंट जाएगा कुछ समय बाद कालांतर में, और इसके जो ये कत्यूर घाटी की शाखा है, इसको कत्यूरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए कई इतिहासकार मानते हैं कि उत्तराखंड का जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, इसको ही कालांतर में क्या कहा गया है? कत्यूरी वंश कहा गया है, यानी ये दोनों ही एक ही थे। एक और महत्वपूर्ण जो घटना घटती है दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश के शासन काल के दौरान उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश के दौरान शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन होता है। शंकराचार्य के बारे में आप जानते होंगे। शंकराचार्य भारत के महान दार्शनिक थे। भारत के महान दार्शनिक हुए हैं शंकराचार्य, और इनको धर्म प्रवर्तक का इनको श्रेय जाता है। शंकराचार्य का आगमन उत्तराखंड में होता है कार्तिकेयपुर राजवंश के शासन काल के दौरान, और इनको हिंदू धर्म की पुनः स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हिंदू धर्म का जो इन्होंने प्रचार प्रसार किया, उसमें इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इन्होंने भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना की थी। ज्योतिर्मठ जो कि कहाँ है? बद्रिकाश्रम में है, यानी वर्तमान बद्रीनाथ में, उत्तराखंड में। दूसरा है श्रृंगेरी मठ। तीसरा है द्वारिका शारदा पीठ।
और चौथा है पुरी गोवर्धन। तो भारतवर्ष के चारों दिशाओं में इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। और उसके बाद दोस्तों 820 ईस्वी में इन्होंने केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग किया। केदारनाथ में शरीर त्याग किया किसने? शंकराचार्य ने। कार्तिकेयपुर राजवंश का इस समय उत्तराखंड में शासन था। तो ये तो कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रमुख जो वंश थे, प्रमुख राजवंश थे, उनके बारे में हमने डिटेल्स में चर्चा की और किस प्रकार कार्तिकेयपुर राजवंश को और कत्यूरी राजवंश को एक ही माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा, हमने इसके बारे में भी चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे बैजनाथ के कत्यूरी राजवंश के बारे में, क्योंकि अब कार्तिकेयपुर राजवंश के शासकों ने अपनी जो राजधानी है वो स्थानांतरित कर दी है गोमती घाटी, जिसको कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो अब राजवंश है इसको बैजनाथ का कत्यूरी राजवंश भी कहा जाता है। पहले कार्तिकेयपुर शासकों की राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ चमोली। और इसके बाद सुभिक्ष राजदेव के किसी वंशज ने, सुभिक्ष राजदेव के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जो कि सरोड़ादित्य वंश का शासक था सुभिक्ष राजदेव। तो इसके किसी वंशज ने अपनी राजधानी गोमती घाटी में स्थानांतरित की, जिसे बैजनाथ कार्तिकेयपुर यानी कत्यूर घाटी कहा जाता है। ये वर्तमान बागेश्वर में है। इसके स्रोत है कुमाऊं में लोक गाथाओं में मिलता है कत्यूरी राजवंश का स्रोत। कुमाऊं की कई लोक गाथाओं में कत्यूरी राजवंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और मध्यकाल में यहीं पर इस बैजनाथ यानी कत्यूर घाटी में इस राजवंश का उदय होता है, जिसको कत्यूरी राजवंश कहा जाता है। यानी पूर्व में ये कार्तिकेयपुर राजवंश था और बाद में इसी कार्तिकेयपुर राजवंश की ही ये शाखा कत्यूरी राजवंश कहलाई। और इसके संस्थापक कौन है? बसंत देव, क्योंकि कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक भी कौन है? बसंत देव है। तो इससे इस बात की पुष्टि होती है क्योंकि कत्यूरी राजवंश ही कार्तिकेयपुर राजवंश था। तो बैजनाथ के इस राजवंश को कत्यूरी नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? एडविन टी एटकिंसन ने। एटकिंसन ने दोस्तों ये बैजनाथ गोमती घाटी में जो ये शाखा शासन कर रही थी, इसको कत्यूरी नाम सर्वप्रथम दिया। तो एडविन टी एटकिंसन ने बैजनाथ के इस राजवंश को कत्यूरी नाम दिया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। अब देखो कत्यूरी राजवंश का जो विवरण है वो किसी अभिलेख और साहित्य में नहीं मिलता है, बल्कि इनका विवरण मिलता है केवल कुमाऊं में लोक गाथाओं में, कुमाऊं के पवाड़ों में, लोक गाथाओं में इनका विवरण देखने को मिलता है। प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ और मध्यकाल में राजधानी कत्यूर घाटी बैजनाथ, और अंतिम शासक कत्यूर राजवंश का था ब्रह्मदेव। कुछ इतिहासकारों के अनुसार दोस्तों, एक जागर गाथा के अनुसार कत्यूरी वंश का शासक नरसिंह देव ने अपने राजधानी जोशीमठ से गोमती घाटी स्थानांतरित की। तो एक अन्य शासक का नाम भी आता है यहाँ पे, नरसिंह देव। ये किसी लोक गाथा में इसका विवरण देखने को मिलता है कि नरसिंह देव ने ही जोशीमठ से राजधानी गोमती घाटी यानी कत्यूर घाटी स्थानांतरित की। जबकि कई इतिहासकारों के अनुसार सुभिक्ष राजदेव का कोई वंशज था या वो वंशज नरसिंह देव ही रहा होगा। तो नरसिंह देव के बारे में कई जगह विवरण देखने को मिलता है कि नरसिंह देव वो शासक था जिसने जोशीमठ से राजधानी कत्यूर घाटी बैजनाथ में स्थानांतरित की। उसके बाद दोस्तों मध्यकाल में ये राजवंश धीरे धीरे कमजोर होने लगा था और इसकी कई शाखाओं में ये राजवंश बंटने लगा था। इनकी कुछ खासाएं कत्यूर का अशांतदेव वंश के रूप में, अस्कोट के रजवार के रूप में, कत्यूर बैजनाथ शाखा जो ये कत्यूर घाटी की शाखा है, डोटी के मल, पाली पछाऊ शाखा, सिरा शाखा और सौर शाखा के रूप में ये क्या हो गए? विभाजित हो गए। तो ये है मध्यकाल में कत्यूरी राजवंश की विभिन्न शाखाएं, जिसमें है कत्यूर बैजनाथ, ये कत्यूर घाटी ये शाखा है जिसको कत्यूरी राजवंश कहा गया। डोटी के मल जो कि वर्तमान पश्चिमी नेपाल में ये क्षेत्र स्थित है, तो यहाँ पे जो ये डोटी के मल है ये किसी एक समय कत्यूरी राजवंश यानी कार्तिकेयपुर राजवंश से ही संबंधित है। काली कुमाऊं की शाखा, उसके बाद अस्कोट के रजवार, सीरा के मल, सौर के मल और बारा मंडल और द्वारहाट में भी इनकी कुछ शाखाएं स्थापित हो गई थी। तो मध्यकाल में कत्यूरी राजवंश के कमजोर हो जाने के कारण इनकी शाखाएं कई भागों में विभाजित हो गई थी। अब यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम लेते हैं कत्यूरी राजवंश के बारे में। तो राजुला मारुशाही ये उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध प्रेम गाथा है।
राजूला मालूशाही उत्तराखंड की प्रचलित प्रेम कहानियों में से एक प्रमुख है और इसमें जो मालूशाही राजकुमार है वो कत्यूरी राजवंश से ही इनका संबंध था। कत्यूरी राजवंश के ही राजकुमार माना जाता है मालूशाही को, जबकि इनमें जो राजूला है वो भौट क्षेत्र चमोली की राजकुमारी थी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं कत्यूरी राजवंश से जुड़े हुए। तो गोलू देवता जो कि कुमाऊं में काफी प्रचलित है और गोलू देवता का संबंध भी माना जाता है कत्यूरी राजवंश से। गोलू देवता का उद्भव कहाँ हुआ था? चंपावत में हुआ था। गोलू देवता के पिता का नाम था झालू राय देव जो कि एक कत्यूरी राजा थे। लोक गाथाओं में इनका विवरण मिलता है। और गोलू देवता की माता का नाम था रानी कलिंगा। गोलू देवता को दोस्तों कुमाऊं में चितई गोलू देवता के नाम से भी जाना जाता है। इनको न्याय के देवता के नाम से भी जाना जाता है कुमाऊं में। उसके बाद जब यहाँ पे उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश का शासन था तो उस समय 1191 में नेपाल के राजा अशोक चल ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था और उसके कुछ भाग पर कब्जा भी किया था। तो 1191 में केदार मंडल को और कुमाऊं के कुछ भाग को विजित किया था अशोक चल ने। और उस समय उसने किन शासकों को पराजित किया था? कत्यूरी शासकों को पराजित किया था। और उसने इस क्षेत्र पर सामंतों का एक बैठक भी बुलाई थी अशोक चल ने। और फिर यहाँ पर उसने अपने किसी सामंत को स्थापित किया था। और 1223 में नेपाल यानी डोटी की एक और शासक कराचल देव ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था और कुमाऊं को अपने अधिकार में किया था। तो कार्तिकेयपुर राजवंश में या कत्यूरी राजवंश के शासन काल के दौरान नेपाल यानी डोटी के दो शासक अशोक चल जिसने 1191 में इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और कराचल देव जिसने 1223 में इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, इनका विवरण भी मिलता है इतिहास में। उसके बाद जिया रानी, ये भी कत्यूरी राजवंश से संबंध है। जिया रानी की लोक गाथा में जो विवरण मिलता है कि जिया रानी को कत्यूरी राजवंश की राजमाता भी कहा जाता है। तो कत्यूरी राजवंश की राजमाता किसे कहा जाता है? तो जिया रानी को कहा जाता है। इनका बचपन का नाम था मोला देवी पुंडीर। और जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मी बाई भी कहा जाता है, ये भी आपको नोट करना है। इनके पति का नाम था प्रीतम देव। इनको पृथ्वीपाल के नाम से भी जाना जाता है। और इनके पिता का नाम था अमरदेव जो कि हरिद्वार के राजा थे। प्रीतम देव और जिया रानी के 3 पुत्र हुए, ब्रह्मदेव जिसको वीरदेव के नाम से भी जाना जाता है, धामदेव और धुलादेव। जिया रानी के शासन काल में दोस्तों रानी बाग का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच? 1399 में तैमूरलंग और जिया रानी के बीच। क्योंकि तैमूरलंग ने भारत में 1398 में आक्रमण किया था और 1399 में इसने हरिद्वार पर आक्रमण किया। और हरिद्वार के राजा कौन है? अमरदेव जो कि जिया रानी के पिता हैं। तो फिर जिया रानी ने अपने पिता का साथ देते हुए तैमूरलंग और जिया रानी का युद्ध होता है, रानीबाग युद्ध 1399 ईस्वी में। और ये तैमूरलंग और जिया रानी के बीच लड़ा गया था जिसमें जिया रानी की विजय हुई थी। यानी जिया रानी ने तैमूरलंग को पराजित किया था 1399 ईस्वी के रानीबाग युद्ध में। तो इसी की याद में रानीबाग में जिया रानी मेला लगता है। और ये जो रानीबाग है यहाँ पर एक जिया रानी गुफा भी है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दोस्तों यहाँ पे जान लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको उत्तराखंड इतिहास के डिटेल्स नोट्स चाहिए, कंप्लीट उत्तराखंड का संपूर्ण इतिहास के नोट्स, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पर लिंक दिया गया है हमारी उत्तराखंड संपूर्ण इतिहास की ई बुक का, जिसमें आपको उत्तराखंड का संपूर्ण इतिहास है। प्रत्येक टॉपिक उसमें डिटेल्स में दिया गया है और साथ में प्रत्येक टॉपिक के एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं। तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए। ये ई बुक काफी महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ पे कत्यूरी राजवंश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन ने दोस्तों कत्यूरी वंश को शक कुषाणों से संबंधित बताया है। यानी कत्यूरी वंश का जो संबंध है ये किससे है? शकों से और कुषाणों से। ये किसने कहा है? ये कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। तो राहुल सांकृत्यायन ने कत्यूरी वंश का संबंध किससे बताया है? शकों और कुषाणों से। और इनके अनुसार होणों ने जब शकों और कुषाणों को पराजित किया तो उन्होंने उत्तराखंड में कत्यूरी वंश की नींव डाली थी। यानी कत्यूरी वंश की जो नींव डाली है उत्तराखंड में वो शकों और कुषाणों ने डाली है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। जबकि जो शिव प्रसाद डबराल हैं, इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिव प्रसाद डबराल
जो कई इतिहासकारों के मत है, तो शिव प्रसाद डबराल के अनुसार जो कत्यूरी थे वो क्या थे, खस थे। कत्यूरी क्या थे, खस थे, खस जाति के थे। और उन्होंने कोल और किरातों को पराजित करके उत्तराखंड में अपनी सत्ता स्थापित की और कालांतर में यही खस कत्यूरी कहलाए। उसके बाद लक्ष्मीदत्त जोशी जो एक अन्य इतिहासकार है, उनके अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा ये अयोध्या के थे, और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कार्तिकेयपुर राजा क्या थे, सूर्यवंशी थे। जबकि जो राहुल सांकृत्यायन है, इन्होंने दोस्तों कार्तिकेयपुर वंश और कत्यूरी वंश को एक ही माना है। तो राहुल सांकृत्यायन प्रसिद्ध इतिहासकार, इन्होंने भी कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश को एक ही माना है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। और कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, एटकिंसन ने। अब दोस्तों जानते हैं उत्तराखंड में कत्यूरी प्रशासन के बारे में कि कत्यूरियों की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार थी। तो कत्यूरी प्रशासनिक व्यवस्था में अगर देखें तो केंद्रीय प्रशासन का जो प्रधान था वो स्वयं शासक हुआ करता था, यानी राजा हुआ करता था। अर्थात राज्य का सर्वोपरि कौन था, राजा, यानी स्वयं राज्य का शासक। और अधिकांश शासकों ने परम भटारक महाराजधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की हुई थी। तो सबसे ऊपर आता है कत्यूरियों के प्रशासनिक इकाई में राज्य, और राज्य का प्रशासक कौन था, राजा, स्वयं राज्य का शासक। राज्य को बांटा गया था कई प्रांतों में, प्रांतों को भुक्ति भी कहा गया है। और जो प्रांत यानी भुक्ति का प्रशासक था उसको उपरिक या राज्यपाल भी कहते थे। राज्यपाल या उपरिक, यह प्रांत या भुक्ति का प्रशासक था। उसके बाद प्रांतों से छोटी इकाई थे जिले, यानी प्रांतों को कई विस या जिलों में बांटा गया था। और इन जिलों या विस का जो प्रशासनिक अधिकारी था वो विसपति था, यानी इन जिलों का जो प्रमुख था वो विसपति था। फिर जिलों को बांटा गया कई ग्रामों में, और ग्रामों का जो प्रशासनिक अधिकारी था वो था मुकद्दम, या इसको महतम भी कहते हैं। तो ग्राम का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी था उसको महतम या मुकद्दम भी कहा जाता था। तो यहाँ पे देखो राज्य से छोटी इकाई है प्रांत, फिर प्रांतों को बांटा गया है जिलों में, और जिलों को बांटा गया है ग्राम में। यानी ग्राम कत्यूरी प्रशासनिक की सबसे छोटी इकाई थी। कत्यूरी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी दोस्तों, तो वो थी ग्राम, और ये इनके प्रशासनिक अधिकारी है। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे बांटा गया था कत्यूरियों के प्रशासन को। कत्यूरियों की प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार से चलती थी, यानी सबसे ऊपर राज्य था, फिर प्रांत, जिले और ग्राम, और प्रत्येक के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। उसके बाद राज्य में राजा को मंत्रणा देने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए एक मंत्रिपरिषद हुआ करता था। मंत्रिपरिषद में कौन कौन से अधिकारी थे, अमात्य, राजामात्य, महासंधि, विग्रहाधिकर्ता, उसके बाद कुमारामात्य, महादंडनायक, महाप्रतिहार, उपरिक, महाकर्ता और गोलमिकी। ये मंत्रिपरिषद में ये सभी अधिकारी आते थे। अभी हम कत्यूरी प्रशासन में जो भी पदाधिकारी आते थे उनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे डिटेल्स में कि उनका क्या क्या कार्य होता था। कत्यूरी प्रशासन में एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, भू व्यवस्था, जो कि एक महत्वपूर्ण सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ पे व्यवस्थित की गई थी। कत्यूरी काल में आय का दोस्तों मुख्य साधन था कृषि। इसके अतिरिक्त खनिज संपदा हो गया, वन भी ये प्रमुख साधन थे, लेकिन सर्वाधिक जो मुख्य साधन था कृषि का वो भू व्यवस्था ही थी। भूमि की नाप उसमें बोए जाने वाले बीज के अनुसार होती थी। और अगर हम भूमि माप की बात करें कत्यूरी काल में, तो भूमि मापने के लिए कुछ पैमाने निर्धारित किए गए थे, जिसमें द्रोणवापम हो गया, नालीवापम, कुल्यवाप और खरीवाप। तो इसमें जो कुल्यवाप और खरीवाप है ये प्रमुख रूप से प्रयोग किए जाते। एक कुल्यवाप की अगर बात करें तो एक कुल्यवाप होता था 8 द्रोण के बराबर, और एक खरीवाप ये होता था 20 द्रोण के बराबर। यानी कत्यूरी काल में भू मापने की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी द्रोणवापम, क्योंकि द्रोणवापम से बड़ी इकाई कुल्यवाप ही है, क्योंकि 8 द्रोण के बराबर है एक कुल्यवाप, और 20 द्रोण के बराबर है एक खरीवाप। तो सबसे छोटी इकाई इनमें से भूमि मापने के जो पैमाने हैं वो है द्रोणवापम। उसके बाद कृषि संबंधित जो प्रमुख अधिकारी थे इनमें एक आता क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल ये कृषि की उन्नति का ध्यान रखने वाला अधिकारी होता था। उसके बाद प्रभातार, प्रभातार कौन होता, भूमि की नाप करने वाला अधिकारी। उसके बाद एक अन्य अधिकारी था उपचारिक,
यानी षटकोषचार्य भी इसे कहा जाता था। ये भूमि के अभिलेख रखने वाला अधिकारी था, यानी भूमि को अभिलेखों को संभालने वाला, अभिलेखों की जानकारी रखने वाला जो अधिकारी था वो था उपचारी। उसके बाद एक अन्य अधिकारी था खंडपति, ये वनों की रक्षा करने वाला अधिकारी था। तो ये कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी थे कत्यूरी प्रशासनिक काल में। उसके बाद स्थापत्य कला की बात करें तो स्थापत्य कला एक महत्वपूर्ण योगदान है उत्तराखंड में कत्यूरियों का। कत्यूरियों की स्थापत्य कला की बात करें तो उत्तराखंड में सबसे समृद्ध काल रहा है स्थापत्य कला का कत्यूरी शासन। तो स्थापत्य कला के दृष्टि से कत्यूरी राज्य को उत्तराखंड में सबसे समृद्ध काल भी कहा जाता है। और राज्य के जो अधिकांश प्राचीन मंदिर है दोस्तों वो कत्यूरी काल में ही बने हैं। इस काल में बहुत सारे हमें शैव धर्म या वैष्णव मंदिरों की स्थापना के बारे में जानकारी मिलते हैं। बहुत सारे शैव और वैष्णव मंदिरों की स्थापना की गई है कार्तिकेयपुर यानी कत्यूरी कालीन समय में। तो यहाँ पर मुख्य रूप से कत्यूरी काल में दो प्रकार के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं, एक है छत्र युक्त मंदिर और एक है शिखर युक्त मंदिर। छत्र युक्त मंदिर, ये देखो इसमें छत का प्रयोग किया गया है, इन मंदिरों में ये छत का प्रयोग किया गया है। ये कौन है? केदारनाथ मंदिर। तो केदारनाथ मंदिर छत्र युक्त मंदिर है। तो इस प्रकार के मंदिर भी हमें देखने को मिलते हैं। और दूसरा मंदिर है शिखर युक्त मंदिर, इनमें छत नहीं डाली जाती, इनमें केवल शिखर होती थी। ये इस प्रकार ही देखो, इसमें शिखर का प्रयोग है, इसमें छत नहीं है ऊपर। ये शिखर युक्त मंदिर है, शिखर के समान, और ये है छत। तो छत्र युक्त मंदिर और शिखर युक्त मंदिर ये दोनों हमें देखने को मिलते हैं कत्यूरी काल के। तो अगर हम पहले छत्र युक्त मंदिर की बात करें दोस्तों तो इनको पैगोडा प्रकार के मंदिर भी कहा जाता है। ये किस प्रकार के मंदिर हैं? पैगोडा प्रकार के मंदिर। जितने भी छत्र युक्त मंदिर हैं उत्तराखंड में इनको पैगोडा प्रकार के मंदिर भी कहा जाता है। और इनमें काष्ठ एवं पाषाण यानी पत्थर दोनों का प्रयोग होता है। काष्ठ एवं पाषाण इनका प्रयोग होता है इन पैगोडा प्रकार के मंदिरों में, जो ये छत्रयुक्त मंदिर हैं। इन मंदिरों को दोस्तों पूर्ण रूप से पाषाण, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनको पूर्ण रूप से पाषाण के प्रयोग से भी बनाया गया है, लेकिन शीर्ष में सिर्फ काष्ठ छत्र का निर्माण किया गया है और इनको कत्यूरी छत्रयुक्त मंदिर भी कहा जाता है। तो अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो उत्तराखंड में जो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर है, नंदा देवी मंदिर है, बिनसर मंदिर, गोपेश्वर मंदिर, बागेश्वर मंदिर, लाखा मंडल और रानी हाट और देवलगढ़ के जो मंदिर हैं ये सभी छत्र युक्त मंदिर है। और शिखर युक्त मंदिर की बात करें तो ये भी पाषाण से निर्मित होते थे, अधिकांशतः ये पाषाण से निर्मित हैं। इनमें सामान्य तौर पर काष्ठ का प्रयोग कम किया जाता था। ये वर्गाकार और बिना छत्र के होते हैं। इन मंदिरों की अगर अन्य विशेषता की बात करें तो इनमें परिवार समूह का होना ये एक महत्वपूर्ण विशेषता थी शिखर युक्त मंदिरों की। अगर हम उदाहरण की बात करें तो द्वारहाट का मंदिर हो गया, बैजनाथ मंदिर, बागेश्वर मंदिर, जागेश्वर, कटारमल, जोशीमठ और आदि बद्री मंदिर, ये यहाँ पे आदि बद्री मंदिर ही है। तो दो प्रकार के मंदिर विशेष तौर पर देखने को मिलते हैं कत्यूरी काल में, छत्रयुक्त मंदिर और शिखर युक्त मंदिर। और ये सभी आपको नोट करने की कौन छत्रयुक्त है और कौन शिखर युक्त है। उसके बाद कत्यूरी प्रशासन के अगर हम पदाधिकारियों की बात करें तो कौन कौन से पदाधिकारी होते थे कत्यूरी काल में? तो प्रांतपाल ये सीमाओं की सुरक्षा करता था। उसके बाद घटपाल ये गिरद्वारों का रक्षक था। वर्मपाल ये सीमावर्ती भागों में आने जाने वाले व्यक्ति पर निगाह रखता था कि कौन राज्य की सीमा में आया है और कौन राज्य की सीमा से बाहर जा रहा है, तो ये था वर्मपाल। एक था नरपति, नदी घाटों पर आगमन की सुविधा और ये कर वसूली करता था। नदी घाटों पर इस समय कर लिया जाता था और आगमन की सुविधा को सुव्यवस्थित करने के लिए नरपति की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद सैन्य शासन देखें इनका, तो सैन्य और सैन्य अधिकारी, तो इनकी सेना 4 भागों में बंटी हुई थी। पदातिक सेना जो पैदल सेना थी और इनका सेना नायक था गोलमीकी, ये पैदल सेना का सेना नायक था। अश्वरोही सेना जो अश्व पर विराजमान होती थी, अश्व सेना, तो इसका जो सेना नायक था वो था अश्वाबलाधिकृत। उसके बाद गजारोही सेना यानी जो हाथियों पर चलती थी, गज पर चलती, इनके सेना नायक को हस्ती बलाधिकृत कहते
और उष्टारोही सेना यानी जो ऊंट पर चलती थी, उष्ट बलाधिकृत सेना। तो इनकी सेना में घोड़ों का प्रयोग, हाथियों का और उष्ट यानी ऊंटों का प्रयोग भी किया जाता था। और पदातिक सेना यानी पैदल सेना भी इनकी होती थी, जिनका सेनानायक था गोल्मीकी। और तीनों आरोही सेना का एक सर्वोच्च पदाधिकारी होता था, सर्वोच्च सेनापति होता था। इसको क्या कहते थे? हस्त्यास वो श्रेष्ठ बलाधिकृत, हस्त्यास वो श्रेष्ठ बलाधिकृत इसको कहा जाता था, जो कि तीनों आरोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसके बाद कुछ अन्य पदाधिकारी जैसे पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं, तो इसमें एक होता दोषापराधिकारी, ये अपराधी को पकड़ने वाला था। दोस्तों यदि आपको इसके डिटेल्स नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोषापराधिक ये पुलिस विभाग में अपराधी को पकड़ने वाला अधिकारी होता है। दुस्साध्य साधनिक अधिकारी गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। चोरोदरणिक ये डाकुओं को पकड़ने वाला और चोरों को पकड़ने वाला अधिकारी होता था। कर संबंधी अधिकारी थे भोगपति, ये कर वसूली करने वाला था। भट्ट और चार प्रसार ये प्रजा से क्या करते थे? बेगा लेने वाले अधिकारी थे। भट्ट और चार प्रसार ये प्रजा से बेगा लेने वाले कर अधिकारी थे। उसके बाद महाकर्तृत्विका ये निरीक्षण संबंधी कार्यों की देखभाल करता था। सोदाम भंगाधिकृत ये राज्य का मुख्य आर्किटेक्चर अधिकारी था, जो राज्य के निर्माणों की रूपरेखा तैयार करता था। सोदा भंगाधिकृत। उसके बाद कत्यूरी काल में गांव को कहा जाता था पल्लिका, नोट करना है आपको। कत्यूरी काल में ग्राम शासक को कहा जाता था महतम और तहसीलदार को कहा जाता कुलचारिक, जबकि गोप्ता को रक्षक कहा जाता, अक्षपटलिक को लेखा परीक्षक और महादंडनायक को प्रधान सेनापति कहा जाता था। अब दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कार्तिकेयपुर वंश से संबंधित यानी कत्यूरी वंश से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए एवं दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की मदद से उत्तर दीजिए। पहला कथन है, आरंभिक कत्यूरी राजाओं की राजधानी अस्कोट थी। तो कत्यूरी राजवंश की एक शाखा थी दोस्तों, आरंभिक कत्यूरी शाखा, और इनकी एक राजधानी अस्कोट थी। ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको कत्यूरी शाखाओं के बारे में बताया, वहां पर इसका विवरण मिलता है। कारण आर है, अस्कोट की पहाड़ियों से गोमती नदी निकलकर काली नदी में मिल जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या सही है, तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इस कथन का सही होने का कारण यह है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अस्कोट की पहाड़ियों से यदि गोमती नदी निकलकर काली नदी में मिल जाती है, तो इससे इस बात की तो बिल्कुल भी पुष्टि नहीं हो रही है कि यहाँ पर कत्यूरी राजाओं की राजधानी अस्कोट रही होगी। तो इसलिए इसका कथन तो सही है, और ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण इसका नहीं दे रहा है। कथन ए का स्पष्टीकरण नहीं है आर, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि जो कारण आर है उससे हमें इस बात की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं हो रही है कि कत्यूरी राजाओं की राजधानी अस्कोट रही होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। दूसरा है, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी? तो ललित सूर्यदेव ने। नेक्स्ट यहाँ पे, अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कमादेश तथा केदार भूमि को विजित किया था? कमादेश यानी कुमाऊं को और केदार भूमि यानी केदार मंडल को किस डोटी नरेश ने विजित किया था अराजकता के काल में? तो वो क्या था? अशोक चल ने 1191 में। और उस समय यहाँ पे कत्यूरी वंश के शासकों का शासन था। नेक्स्ट है, बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज शिलालेख में किस राजा का उल्लेख है? अमोघभूति, बसंत देव, ललित सूर्यदेव या सील वर्मन? तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, बसंत देव का इसमें उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वास्तुकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्णकाल माना जाता है कार्तिकेयपुर काल को। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जरधारी क्लास के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए जरधारी क्लासेस का ऐप। इस एप्लीकेशन में आपको डिटेल कोर्स, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट और साथ ही पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है। तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए जरधारी क्लासेस का ऐप।